द कॉमर्स JRF अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस अभी जो है वो चल रही है, और आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का लेकर आई हूँ, वह है आपका LLP एक्ट 2008। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आपका बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, इनके आपको ज्यादातर जो चीजें हैं वो याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें समझने का इतना ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। तो चलिए क्या क्या आपको याद करना है और क्या क्या चीजें आपको अपनी दिमाग में बैठा के रखनी है, सिर्फ वही वही बात करेंगे आज। तो सबसे पहले आप देख सकते हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट LLP एक्ट 2008, आपको ये याद रखना है। ये एक्ट कब आया था? 7 जनवरी 2009 में इस एक्ट को जो है वो ये आपको देखने को मिला था। इसके अंदर 81 सेक्शंस होते हैं, 14 चैप्टर्स एंड 4 शेड्यूल्स, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि इसके अंदर 81 सेक्शंस होते हैं, 14 चैप्टर्स होते हैं और 4 शेड्यूल्स होते हैं। और ये क्या होता है, द एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, हर जगह पे ये एक्ट अप्लाई होता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पर याद करने के लिए, सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है, ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर्स। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, यानी आप अपनी कंपनी है जो है LLP की जो कंपनी है, आप स्टार्ट कर सकते हो 5,000 रुपए से भी। यहाँ पर कैपिटल की जरूरत नहीं होती किसी भी तरीके की। अब आपके 2 पार्टनर हैं, तो 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, जिसमें से एक जो पार्टनर है वो आपका इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग टॉपिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है कि मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? 2 पार्टनर्स होते हैं, जिसमें से एक जो है वो आपका इंडियन रेजिडेंट होता है। फिर DPIN फॉर ऑल पार्टनर्स, यहाँ पर यही मतलब है कि ये आपका जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। तो जो जो भी पार्टनर्स होते हैं ना, उनके पास ये DPIN नंबर जरूर होना चाहिए, और ये होता है जो आपके पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, और यही से ही आना चाहिए, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं स्लाइड को थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ पर लेकर आई हूँ, जो सिर्फ आपको पढ़ने हैं खाली, ठीक है। उससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है इसके अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी एक्ट्स है ना, सारे पढ़ लीजिएगा। LLP कंपटीशन एक्ट आपका, ठीक है, सारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। तो एक्ट सारे पढ़ लीजिएगा, चाहे मैं कराऊं या ना कराऊं, मेरा आपको सिर्फ मोटिव ये है कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को ये टॉपिक जरूर कर लेने, ठीक है, ये सारे एक्ट आप लोग जरूर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला है LLP कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद अ मिनिमम ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन हु कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये याद रखिएगा, या तो सिर्फ इंडिविजुअल होंगे आपके पार्टनर्स, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट होंगे। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स एटलीस्ट 2 शैल बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। एंड अमंग दोज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एटलीस्ट 1 मस्ट बी अ इंडियन रेजिडेंट, ठीक है। Now the next point is LLP in India are required to maintain their books of account for a period of 8 years, यानी 8 साल, यानी आप समझते हो कि बुक जो अकाउंट होते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं LLP जो है, उनको 8 साल तक जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट विच दे आर मेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है। मैं MCQs लास्ट में कराऊंगी आप लोगों को, और बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, ये फैक्चुअल चीजें हैं सारी, इसमें इतना समझने वाला कुछ नहीं है, और बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं आते। अब आता है हु कैन बी पार्टनर। तो पार्टनर कौन कौन हो सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, ये याद रखना। अगर आपको कुछ और आ जाता है, जैसे कि कॉर्पोरेट सोसाइटी, ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ आपको आ जाता है पॉइंट, तो आप क्रॉस करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि पार्टनर सिर्फ 2 ही लोग बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है, एक इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या आता है? तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आपकी 3 चीजें आती हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट, ठीक है,
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि रजिस्टर्ड होगी अंडर द एलएलपी एक्ट। दूसरी, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो आउटसाइड ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि बाहर वो इनकॉर्पोरेटेड है, स्टैब्लिश्ड है, बट उनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो विद इन इंडिया रहेगा। तीसरा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये मतलब है कि जो आपके फॉरेन है ना, फॉरेन जो है वो भी आपके पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी पे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको आप 5 स्टार लिख लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया ना कभी भी कि फॉरेन पार्टनर्स बन सकते हैं क्या फॉरेन, तो बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इनके फीचर्स। तो सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ बॉडी कॉर्पोरेट पे क्या क्या चीजें आती हैं। फिर आपका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि बिजनेस जो है वो आपका चलता रहेगा, चाहे उसमें कोई भी चेंजेस आए पार्टनर्स में, बट वो चलता रहेगा। ठीक है, फिर बोला गया है एजेंट्स ऑफ एलएलपी, यानी आपके जो पार्टनर्स होते हैं वो एलएलपी के एजेंट्स होते हैं, एज अ एजेंट वो काम करते हैं। ठीक है, फिर ये एलएलपी एग्रीमेंट, तो बिल्कुल यहाँ पर एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो आपकी, तो वो भी क्या होती है, एग्रीमेंट के बेसिस पर होती है, एक एक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका बोला है यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ पर क्या मतलब है कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पार्टनर्स होते हैं ना वो सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लाइबल होते हैं। समझ रहे हो यहाँ पर आपका, कि जो पार्टनर्स होते हैं वो सिर्फ अपने जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने बिजनेस में किया है सिर्फ उसी के लिए वो लाइबल है, रिस्पॉन्सिबल है। बाकी उनका जो पर्सनल एसेट्स है उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो यानी द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डेट एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, यानी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ओनली फॉर प्रॉफिट। देखिए एलएलपी जो भी होती है वो किसी को सोसाइटी के लिए नहीं बनाई जाती, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट कमाने के लिए ही एलएलपी जो होती है वो फॉर्म होती है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है यहाँ पर, कॉमन सील होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स है जो आपको याद रखने हैं कि कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसके फीचर्स बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर लर्न कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लर्न करनी है। बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एलएलपी क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो बिल्कुल एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है। चाहे पार्टनर्स में कोई भी चेंजेस आ जाए, चाहे वो अपने पार्टनर से बहुत अलग होती है, चाहे पार्टनर्स की रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, कुछ भी हो जाए, बट जो एलएलपी है वो कंटिन्यू करेगी, अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेगी, इसीलिए वो अपने पार्टनर से अलग होती है, इसीलिए इट्स कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये आपको पूरा लर्न करना है। इट्स बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, एजेंट्स ऑफ एलएलपी, एलएलपी का एग्रीमेंट, कॉमन सील होती है यानी कॉमन स्टैंप लगाया जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है ओनली फॉर प्रॉफिट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये आपको एज इट इज याद करना है। ये फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल स्टेप्स में क्वेश्चंस इतने ज्यादा पूछे जा रहे हैं आप लोगों से कि हर चीज की यहाँ पर जो है वो आपसे स्टेप्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट का स्टेप्स याद करिए, सब जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं ना वो रट लीजिए, क्योंकि चाहे तो आप हर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, कोई सा भी, वहां पे कहीं ना कहीं आपसे स्टेप्स जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर एलएलपी है डिसाइड द पार्टनर टू बी, कि कौन कौन से पार्टनर होंगे पहले आप वो डिसाइड करिए। ठीक है, फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होंगे, तो वैसे यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ 2 ही होते हैं, जिसमें से 1 इंडियन रेजिडेंट होता है। फिर ऑप्टेन डीआईएन नंबर, यानी डायरेक्ट जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो दिया जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को, डीपीआईएन जो मैंने आपको बोला। फिर चेक अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्म नंबर 1 लिखा है, ये भी आपको याद रखना है, फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फॉर्म नंबर 1 में जो होता है वो आपका जो भी कंपनी का नेम होता है उसके रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो फॉर्म नंबर 1 में आते हैं। फिर जब नेम अप्रूवल हो जाता है तो फिर क्या होता है यहाँ पर, आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेम फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है, तो फॉर्म नंबर 2 में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। फिर एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता है, और फिर क्या होता है, फाइल किया जाता है एलएलपी एग्रीमेंट। ये इसके स्टेप्स हैं, आपको ये स्टेप एज इट इज याद करने हैं, ये सिक्वेंसिंग में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, एलएलपी ऑडिट याद रखना है। देखिए सारी चीजें फैक्चुअल है, इसके अंदर कोई समझने वाली चीज नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बोला है एलएलपी, और जो मैंने आपको पॉइंट दिए ना इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये तो आपको लर्न करने ही करने हैं। तो एलएलपी ऑडिट में सबसे पहले बोला है कि अगर आपका टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका एलएलपी का ऑडिट करना जरूरी हो जाता है, या फिर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर में तो एलएलपी ऑडिट होगा। टैक्स ऑडिट कब होता है,
टैक्स ऑडिट जब होता है जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए इन केस ऑफ बिजनेस, टिक लगा लीजिए, इन केस ऑफ बिजनेस। अगर इन केस ऑफ बिजनेस आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट होगा। वाहिल अगर आप प्रोफेशन में है किसी में और 50 लाख से ज्यादा है आपका, तो आपका टैक्स ऑडिट होगा। ये रट लीजिए, मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको, रट लीजिए, जितना भी डेटा है रट लीजिए दोनों, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ढूंढ के लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ये 4 शेड्यूल्स है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कितने चैप्टर्स होते हैं, कितने शेड्यूल्स होते हैं एलएलपी में। तो अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, एज इट इज इसको रट लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपका कीवर्ड है डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। तो जो आपका फर्स्ट शेड्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज रहेगी, उनके क्या राइट्स रहेंगे, ठीक है, उनकी लाइबिलिटीज कैसी रहेंगी, वो सारी चीजें मेंशन होती है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में होता है कन्वर्जन ऑफ अ फॉर्म इनटू एलएलपी। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बता पूछ लिया जाएगा कि सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, तो आप बता सकते हो कि सेकंड शेड्यूल में जो है वो हम फर्म को कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में। अब मैं आपको घुमा के क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या फर्म जो है, कोई भी फर्म है, क्या उसको हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई भी फर्म को क्या हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जी मैम बिल्कुल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड शेड्यूल क्या बोलता है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल में बोला जाता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसको कन्वर्ट कर देना एलएलपी में। फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे गलत, किस तरीके से गलत करेंगे मैं बताती हूँ आपको। आपसे पूछ लिया जाएगा क्या लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में बदला जा सकता है? आप लगा देंगे हाँ फोर्थ शेड्यूल तो हमने पढ़ा था, कुछ तो था इस तरीके का कि लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी को हम लोग एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहीं पे आप कर देंगे गलती। ध्यान से इस चीज को पढ़िए, मैंने लिस्टेड कंपनी नहीं कहा है, मैंने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बोला है, ठीक है। मैंने क्या बोला है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी को हम कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। सिर्फ फर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं एलएलपी में, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट कन्वर्ट लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू द एलएलपी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, प्लीज आप लोग इसको ढंग से याद करिएगा। तो ये 4 शेड्यूल थे। फर्स्ट शेड्यूल में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, सेकंड शेड्यूल में कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, थर्ड शेड्यूल में प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में, एंड फोर्थ शेड्यूल में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट किया जाता है आपका एलएलपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड था। अब नेक्स्ट, ये तो आप लोगों को एकदम से याद रख लेना है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। जितने भी आज की स्लाइड में है ना सारे इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोगों को छोड़ने नहीं है। अगर मैं करा रही हूँ तो कुछ सोच समझ के मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँगी ये स्लाइड्स, और मैं फालतू की कोई भी चीज नहीं कराना चाहती, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िए कि मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें करा दूं जो कोई यूज की ना हो, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आती हूँ, और वो तो अब ये है ना कि देखिए पढ़ के तो हमको सब कुछ ही जाना होता है, एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते। और इस बार पता नहीं क्या हो, पैटर्न कहीं चेंज ना हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पैटर्न चेंज ना कर देंगे, ठीक है। तो अब ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना उनको कवर करिए पहले। तो देखिए पार्टनरशिप फर्म सबसे पहले क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आती है 1932, और एलएलपी जो है वो आपकी एलएलपी एक्ट के अंदर है 2008, ये याद रखना है आपको। अब क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी। आप नहीं भी कराओगे रजिस्ट्रेशन तो चलेगा, लेकिन एलएलपी का मैंडेटरी होता है, आपको एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है एज पर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप जो है वो किस तरीके से क्रिएट होती है फर्म? एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के अमंग में, भाई पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है तो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होती है। लेकिन एलएलपी जो होती है वो एक लीगल प्रोसेस होता है, जैसे मैंने आपको बोला आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, तो ये एक लीगल एग्रीमेंट से ही बनाई जाती है एलएलपी, ठीक है, पार्टनर से नहीं बनती है। अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे मैंने बताया कि वो अपने पार्टनर से काफी अलग होती है, ठीक है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो आपकी यहाँ पर नहीं होती। इसीलिए एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, ठीक है। लेकिन इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो है एलएलपी कैन ओन असेट्स, इनकर लायबिलिटीज एंड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इट्स ओन नेम, मतलब अपने नाम से,
ठीक है, अपने नाम से वो एसेट्स ओन करती है, लाइबिलिटीज ओन करती है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये बोला गया है, इसीलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोली जाती है, क्योंकि वो अपने नाम पर वो चीजें होती है। एलएलपी अपने नाम पर एसेट्स ओन करती है, अपने नाम पर ही वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, तो पार्टनर से लेना देना नहीं होता यहाँ पे इसका। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पे तो पार्टनर्स का ही रोल होता है ना, इसी वजह से। फिर क्या बोला है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़ा होगा कि ये पार्टनरशिप डीड होती है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसमें पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या चीजें होती है वो भी याद करिएगा आप लोग जरूर। ठीक है, और एलएलपी एग्रीमेंट, इनका बेसिक डॉक्यूमेंट एलएलपी का एलएलपी एग्रीमेंट होता है। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स आपको याद रखने हैं। पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ मिनिमम की बात करते हैं तो 2 पार्टनर्स होते हैं, तो भाई एलएलपी में भी 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। अब आपसे पिछली बार पीवाईक्यू में क्या पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलएलपी में पूछा गया था कि कितने मेंबर्स होते हैं, जिसका टिक लगाना था आपको। ये दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आया था, आप उठा के देख सकते हैं। तो वहां पे आपको बताना था, तो वहां पे आपको ऑप्शन था नो लिमिट। तो आपको ये एकदम से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर्स दोनों में ही दो दो होते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में 50 होता है, और इसके अंदर एलएलपी में कोई लिमिट नहीं होती पार्टनर्स की, चाहे तो कितने भी आप पार्टनर्स रख सकते हो। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, देखिए पार्टनरशिप फर्म में तो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं होते, लेकिन एलएलपी में आपके 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। फॉरेन पार्टनर्स, पार्टनरशिप में फॉरेन पार्टनर्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इंडियन ही होते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बोला एलएलपी में इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स भी पार्टनर्स बन सकते हैं। लाइबिलिटी यहाँ पे बोली गई है, द पार्टनर्स जो है वो जॉइंटली लाइबल होते हैं, जितना भी बाहर का जो भी डेट होता है, ऑब्लिगेशन होते हैं, वो पार्टनर्स लाइबल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एलएलपी जो है यहाँ पर लाइबिल नहीं होते, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना यहाँ पर, तो पार्टनर्स जो है वो बाहर का जो भी डेट होता है वो पार्टनर्स यहाँ पर लाइबिल नहीं होते। एनुअल रिटर्न, देखिए पार्टनरशिप जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराता तो उसको ना एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब एलएलपी का रजिस्ट्रेशन भी होता है तो यहाँ पर एनुअल रिटर्न जो है वो आपको रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ता है। एवरी एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, और इसमें सारी चीजें जो है वो कवर हो चुकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, और यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, चेक कर लीजिएगा। अब मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि मैं एमसीक्यूज कराती हूँ लास्ट में आप लोगों को यहाँ से, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज, मैंने आपको बोला था क्या होता है, आपको मैंने बोला था ये चीज, क्या नॉट अ सेपरेट एंटिटी है, बताइए। नॉट कैसे हो जाएगा, ये तो सेपरेट एंटिटी होती है, नॉट होता तो पार्टनरशिप फर्म आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो नॉट अ सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स पार्टनर। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी क्योंकि अपने पार्टनर से वो अलग होती है, अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल होगी तो वो एलएलपी करेगी, इंडिविजुअल पार्टनर्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगा, बिल्कुल। अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, ये भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी और सी, दोनों करेक्ट है। अ लीगल सेपरेट एंटिटी और एक बॉडी कॉर्पोरेट, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने अभी पढ़ाया है और आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, द बुक्स ऑफ अकाउंट विच अ एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू कीप शेल्फ प्रिजर्व फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल तक हाँ जो है एलएलपी वो अपने रिकॉर्ड्स को संभाल के रखता है। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया हुआ है, अभी जस्ट अभी मैं दिखा देती हूँ पॉइंट कहाँ पे था आपका। ये देखिए,
LLP in India are required to maintain their books of accounts for period of 8 years. अब क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, फिर कहते हैं क्वेश्चन आता कहाँ से है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं बाहर से बना के नहीं देंगे वो आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, 8 साल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका होगा 8 इयर्स। 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता है हमें रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये था नहीं पॉइंट में, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि अगर ये वाला स्लाइड में मैंने मेंशन नहीं किया था तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। कितना टाइम लिमिट होता है जब एलएलपी जो है वो फाइल करती है एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार? कितने टाइम होता है? तो यहाँ पर 60 डेज होता है, ये याद कर लीजिएगा। विद इन 16 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसके फाइनेंशियल ईयर के क्लोज के विद इन 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार। तो ये मैंने मेंशन नहीं करा था, इसे स्पेशली क्वेश्चन के थ्रू मैंने आप लोगों को ये करा दिया है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर ये फॉर्म देखिए, मैंने आपसे बोला था ना फॉर्म नंबर 1 2 3, ये लोग एक बार आप लोग लुकआउट कर लीजिएगा, कहीं इसमें से क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि एलएलपी शेल फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, विच इज दिस फॉर्म। तो ये आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप लोग लगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो इसमें तो कोई दिमाग वाली क्वेश्चन नहीं है, इसको तो अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप लगा सकते हो। तो फॉर्म नंबर 8 होता है जहां पर आप लोगों को जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फाइल करना होता है, फॉर्म नंबर 8। इसीलिए क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम पे क्या आ जाता है आपका, सिंगल लाइनर। अगर आपको आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, नहीं आएगा तो आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते उसको, तुक्का भी नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में तुक्के भी नहीं लगते हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या एच यू एफ कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे हम कर्ता भी बोलते हैं। तो क्या एच यू एफ जो है वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फॉरेनर्स तो बन सकते हैं, क्या आपका एच यू एफ बन सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। सिर्फ एच यू एफ कांट बिकम द पार्टनर इन द एलएलपी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि एच यू एफ जो है वो आपका मेंबर नहीं बन सकता एलएलपी में। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएलपी शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ। ये तो बहुत इजी है। तो जब गवर्न किससे होगा? 2008 एक्ट से ही तो होगा, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरीके से सिंगल लाइनर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। जो मैंने आपको बताया प्लीज उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। सारे ऑडिटिंग का कितना अमाउंट है, टर्नओवर का कितना एक्सीड होगा तो टैक्स ऑडिट होगा, एलएलपी ऑडिट होगा। पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच का डिफरेंस बहुत जरूरी है, वो आप लोग याद करिएगा। ठीक है, और जो जो मैंने सिंगल सिंगल पॉइंट्स बताए हैं, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं, क्या फॉरेनर पार्टनर बन सकता है, क्या एचयूएफ बन सकता है, ये सारी चीजें आप लोगों को एकदम से लर्न करनी है। तो चलिए कल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक आपसे कल नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम नई स्लाइड लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक गुड बाय, टेक केयर।